बच्चों, आज ये हमारा ये जो पहला लेसन है इसका ये लास्ट लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले डायग्राम को अपन कंप्लीट करेंगे। डायग्राम को समझते हैं कि लेट अस कंसीडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या है? ए बी क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज व्हाट 2a। ओके, एंड लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P on the equatorial line, okay, and at a distance r from what? From the axial line। axial line से r distance के ऊपर या सेंटर से r distance पर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है, इसके ऊपर हमें फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पर हम किसका इमेजिनेशन करके देखेंगे? किसका इमेजिनेशन करके देखेंगे? एक टेस्ट चार्ज का। अब मैं अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखता हूँ P पॉइंट पर, तो ये क्या करेगा? माइनस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर माइनस Q चार्ज की वजह से इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट ए पॉइंट P इज व्हाट? इज इवन। अगर मान लो माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको मैं अगर क्या कहूँ? इवन कहूँ, तो इवन की डायरेक्शन क्या होगी कि ये माइनस Q चार्ज प्लस Q0 चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? ये डायरेक्शन किसकी होगी? E1 वेक्टर की। ठीक है ना? इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट C। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस Q चार्ज की वजह से इफ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लस Q चार्ज इज व्हाट? इज E2। अगर प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या बोलें? E2 बोलें, तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी कि प्लस Q चार्ज के ऊपर प्लस Q चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो गया क्या? E2 वेक्टर। ठीक है, नोट्स बेटा आपको बोर्ड से ही लिखने हैं। मैं बोर्ड के ऊपर जो नोट्स लिख रहा हूँ यहाँ से ही आपको नोट्स लिखना है। इसको मैं बोल देता हूँ D पॉइंट, यानी कि PD डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बात आई समझ में? अब मैं ये जो एंगल है PAB और PBA, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसको मैंने एंगल को मान लिया थीटा। इस एंगल को कितना मान लिया? थीटा। ये भी कितना? थीटा। ओके, द लाइन विच जॉइंस द पॉइंट A एंड B टू व्हाट? टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। अब मेरी एक बात देखो, सुनो कि माइनस Q और प्लस Q दोनों जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। यानी कि माइनस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस और प्लस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस भी इक्वल है। तो दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 है वो भी मैग्नीट्यूड में क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि इसको हम माइनस Q को पॉइंट चार्ज मानेंगे और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r इज व्हाट? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वेयर। तो Q दोनों के लिए सेम है और R दोनों के लिए सेम है, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब मेरी बात सुनो कि E1 और E2 दोनों हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, परंतु डायरेक्शन में डिफरेंट है। अपोजिट नहीं कह सकते, अपोजिट में होते तो कैंसिल आउट ही हो जाते और एक ही डायरेक्शन में होते तो दे गेट एडप्ट, लेकिन ये डायरेक्शन में क्या डिफरेंट है। अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट P वी हैव टू रिजोल्व दीज फील्ड इंटेंसिटीज इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमें तोड़ना पड़ेगा।
तो देखो रिजोल्व करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इस लाइन को मैंने बोल दिया जो बुक के हिसाब से PR, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ेंगे, ये जो लाइन मैंने खींची है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है, ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। क्लियर है भाई, DPR ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि PBA और DPR दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कोई लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और Z के अंदर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो, अब ये इवन जो है इसको हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने 11th में सीखा होगा कि जो वेक्टर है वो जिस अक्ष के साथ में एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, उस अक्ष के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, कोस होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन। तो ये क्या होगा, इस अक्ष के साथ में, इस लाइन के साथ में, जिस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहे हैं उसके अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, कोस होगा। तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, इवन कोस थीटा। यहाँ पर ये जो क्या होगा, इवन कोस थीटा, ये इवन कोस थीटा, और ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, इवन साइन थीटा। ये क्या होगा, इवन साइन थीटा। इसको PR, इसको मैंने E बोल दिया, PE, पॉइंट बोला है PE, ठीक है ना। E से आप कंफ्यूज मत होना, ये फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, पॉइंट बोला है मैंने। अब देखो इस E2 को थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख देता हूं। अब देखो, अब इसी प्रकार से E2 को अगर मैं कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूं तो ये इस लाइन के साथ में थीटा बना रहा है, तो ये E2 कोस थीटा और ये E2 साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, E2 कोस थीटा, और ये क्या हो गया, इवन साइन थीटा। इस पॉइंट को मैंने F बोल दिया, ठीक है भाई। E2 को E2 कोस थीटा और इवन साइन थीटा में रिजोल्व किया, और इवन था इसको इवन कोस थीटा और इवन साइन थीटा में रिजोल्व कर दिया। क्लियर है। तो अब ये डायग्राम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ और देखो, ये एक क्या राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये A है, ठीक है ना, ये बेस हो गया, थीटा के सामने की साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी OP, और OP को मैंने कितना मान रखा है, R मान रखा है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, R स्क्वायर, बेस कितना है A, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 1/2 और अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी टाइप से AP भी क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये डायग्राम अब क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो देखो कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ द टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q, ओके, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस AB इक्वल टू 2a, ठीक है, विद सेंटर एट O, सेंटर क्या है O, एंड विद डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P मान लिया, P इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एट ए पॉइंट P, ये यहाँ पर पॉइंट P है, पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करनी है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल वेयर OP इक्वल टू व्हाट R, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमें फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ E1 वेक्टर इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A पॉइंट के ऊपर माइनस Q चार्ज जो रखा हुआ है, इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी को मैंने क्या बोला, E1 कहा। तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखता हूँ तो माइनस Q प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, फील्ड इंटेंसिटी की। तो मैंने E1 वेक्टर को दिखा दिया PC के लोग। तो और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K की जगह कितना हो गया, 1/4πε0 Q और R स्क्वायर, यानी कि P पॉइंट की माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, AP स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है ओपी स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बेस ओ ए कितना है ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान कीजिएगा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इवन वेक्टर, इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा इवन, ये मॉडुलस और वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो इवन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेट इट कॉल इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी डायरेक्शन लिख दो अलोंग पी ए। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी ए। क्लियर है। डायरेक्शन बताने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, टेस्ट चार्ज की। ठीक है। सिमिलरली इफ E2 वेक्टर इज द फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट B पॉइंट के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, E2 हो। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि प्लस क्यू जीरो चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये PD वाली डायरेक्शन में होगी। ये E2 वेक्टर मैंने को यहाँ देखो कि E2 वेक्टर है उसको PD डायरेक्शन में दिखाया है। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और B पॉइंट की P से डिस्टेंस कितनी होगी, BP स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, BP स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और BP स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इवन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम टू सेम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है। अब क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज व्हाट, इज सेम, बट द डायरेक्शंस ऑफ दीज फील्ड इंटेंसिटीज आर व्हाट, आर डिफरेंट। भाई दोनों फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब अपोजिट नहीं है, अपोजिट होती तो कैंसिल आउट ही हो जाती वो, और इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन दे गेट एड अप, अगर एक डायरेक्शन में होती तो वो ऐड हो जाती, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट P वी हैव टू रिजोल्व दीज फील्ड इंटेंसिटीज इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। तो मैंने लेट एंगल PBA इक्वल टू PAB इक्वल टू थीटा, ये एंगल PAB और PBA ये मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। E1 हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, E1 के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ठीक है ना, ये जो E1 है इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ये मैंने एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो ये एंगल, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैंने आपको बताया कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाएगा उस लाइन के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, कोस कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन। तो ये E1 है, तो E1 का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, E1 कोस थीटा, तो मैंने E1 कोस थीटा लिख दिया, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, तो ये E1 साइन थीटा लिख दिया। E1 हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, E1 कोस थीटा अलोंग PR। E1 कोस थीटा किसके अलोंग होगा, E1 कोस थीटा इज अलोंग द PR, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ताकि डायरेक्शन बताने में आसानी रखे। ठीक है ना, E1 कोस थीटा अलोंग PR एंड विच इज पैरेलल टू BA। ये जो PR है किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है ये। ठीक है, एंड E1 साइन थीटा इज अलोंग व्हाट, PE। E1 साइन थीटा क्या है, अलोंग PE, और PE इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BA। ये जो BA है इसके PE ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली E2 हैज आल्सो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। E2 का इसके अलोंग इसके साथ थीटा, ये एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये E2 कोस थीटा, इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ में, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, E2 साइन थीटा, सॉरी ये E2 साइन थीटा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो E2 कोस थीटा तो अलोंग PR, E2 कोस थीटा तो अलोंग PR ही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो E1 कोस थीटा है, ये अलोंग PR है, और E2 कोस थीटा ये भी अलोंग PR है, यानी कि ये दोनों फील्ड इंटेंसिटी के जो कोस वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन है में PR। ठीक है, एंड E2 साइन थीटा है वो, और किसके अलोंग PF, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है अलोंग PF। ठीक है, जो कि ये PF के अलोंग है, और ये जो E1 साइन थीटा है ये PE के अलोंग है। E1 साइन थीटा तो PE के अलोंग है, और E2 साइन थीटा किसके अलोंग है, PF के, और PE और PF एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नाउ एज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल, देयरफॉर E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट।
मेरी बात सुनो, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल हैं, E1 और E2 दोनों इक्वल हैं। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये तो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा। दीज टू कंपोनेंट्स और यू कैन से द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बोथ द फील्ड इंटेंसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर दे विल बी कैंसल्ड आउट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू ओनली द व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और कोस कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कोस कंपोनेंट्स की वजह से होगी। देयरफॉर द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी विल बी व्हाट, E इक्वल टू व्हाट, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, दैट इज the horizontal component of both the field intensities due to having in the same direction they gets add up and represents what, the resultant field intensity at P। तो resultant field intensity P पर कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये इक्वेशन मैंने 4 बोल दी। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैंने इसको भी E1 लिखा और इसको भी E1 लिखा, तो क्या हो गया, 2E1 cos थीटा हो गया। यूजिंग इक्वेशन 3, E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर, E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर, इसलिए E1 इक्वल टू E2 हो गया। तो इसको 2E1 cos लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। तो 2 और E1 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से लिख दो या इक्वेशन 2 से ये लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या आ गया, cos थीटा आ गया। अब इस राइट ट्रायंगल में, इस वाले में देखो चाहे इस वाले में देखो, राइट ट्रायंगल में इसमें देखते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos थीटा का बेस, इसमें थीटा के सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, OA, तो cos थीटा की जगह क्या आ गया, बेस OA अपॉन हाइपोटेनियस कितना, OP। सॉरी क्या होता है, ये आप पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार्ड बुक्स। तो cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, OA, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा, AP होगा। ये यहाँ पर OP नहीं आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, AP आएगा, ठीक है, क्या आएगा, AP आएगा। क्लियर है। अब देखो, तो OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू A है, तो OA की जगह A लिख दिया, और AP कितना आएगा, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 या √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये cos थीटा का वैल्यू लिख दिया हमने। अब इसको 2 को इसके साथ में A के साथ में लिख दिया, तो E इक्वल्स टू Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 1 है और इसकी होल पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3/2। लेकिन Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो देयरफॉर E वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A को हमने क्या लिख दिया, P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 5, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी हमने E वेक्टर और सिंपली E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2 ये प्राप्त कर ली। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E1 cos थीटा, और ये इसकी डायरेक्शन भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो इस प्रकार से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ेंगे, इसी डायरेक्शन में होगा E, ये लो जी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग PR और यू कैन से पैरेलल टू BA। तो द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग PR वेक्टर दैट इज पैरेलल टू BA वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 5 कैन बी रीरिटन एज, इक्वेशन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख रखा था, तो यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, अब यहाँ पर ये माइनस साइन लगा देंगे बस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि E जो वेक्टर है फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर, वो क्या है वो PR डायरेक्शन में है, दैट इज BA डायरेक्शन में। जबकि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज कन्वेंशनली टेकन फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर, -q से +q, दैट इज A टू B, ठीक है ना।
तो डायपोल मोमेंट तो हमेशा ए से बी की ओर है और रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बी से ए की ओर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आ गया। क्लियरली ई वेक्टर इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम अजम्पशंस लगाते हैं, इफ द डायपोल इज शॉर्ट, अगर डायपोल क्या है, छोटा है, दैट इज 2a, इसकी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो इस r के कंपैरिजन में बहुत कम है, और आप ये कह सकते हो a इज वेरी वेरी लेस देन r, a है वो r से बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो a स्क्वायर है, दिस a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, क्योंकि a छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और r बड़ा है तो इसका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, तो देयरफॉर a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू r स्क्वायर। तो इसको हमने नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा, r स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, r क्यूब आएगा, कितना आएगा, r क्यूब। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, r क्यूब आ गया। ठीक है, और 1/4πε0 क्या होता है, k होता है, तो E इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, kp/r क्यूब। इसको चाहे ऐसे लिखो, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो, तो E इक्वल टू kp/r क्यूब। क्लियरली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमने कल देखा था एक्सियल पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, 2 kp/r क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी आई है, kp/r क्यूब। तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट इज व्हाट, इज 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया दो सिचुएशन में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक हम अभी कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आपको बोर्ड से ही लिखनी है बेटा। तो बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब। ठीक है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा कि आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रखे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ द 2 equal and opposite charges -q at A and +q at B separated through a small distance 2a, and this dipole is kept in this electric field at an angle theta। और इस डायपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितने एंगल पर रख रखा है, थीटा एंगल पर रख रखा है मान लो। ठीक है, सो हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह सकते हो। अब एक चीज़ और देखो, सिंस द डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज, so I have shown here p vector along A to B, A से B मैंने p vector को दिखा रखा है। So we can say that this is the angle theta is in between the dipole moment and the field intensity। field intensity E और p vector के बीच में एंगल है, यानी कि this is the angle between P and E, P और E के बीच में है। अब देखो, now let us suppose this electric dipole is placed in the uniform electric field E vector at an angle theta। Okay, therefore the -q charge experiences the electric force, okay, and the value of electric force will be what, F vector equal to -q E vector। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि -q चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट लगता है। पीछे के लेक्चर्स में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो हियर यू कैन सी दैट F vector equal to -q E vector, and this force is what is in the opposite direction of the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। Similarly, the force experienced by the +q charge is what is F vector equal to +q E vector, and this force is acting along what, or directed along the direction of the E vector। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या देख सकते हैं कि this F vector equal to +q E and F vector equal to -q E, these two forces are same in magnitude, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी अपोजिट है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर व्हाट, डिफरेंट। क्योंकि ये इस लाइन, इसकी अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूँ और इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करूँ, सो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। ओके, सिंस द लाइन ऑफ एक्शन और द पॉइंट ऑफ एक्शन, ओके, इज व्हाट, इज नॉट सेम। पॉइंट ऑफ एक्शन
आर नॉट सेम, सो देयरफॉर दीज टू फोर्सेस कैन नॉट कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हालांकि नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी व्हाट, जीरो। डायपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, एफ नेट इक्वल टू प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है ना। बट द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज विल नॉट बी जीरो, इनका इफेक्ट जीरो नहीं होगा, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन और द पॉइंट्स एट विच दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग आर व्हाट, डिफरेंट। अगर ये ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है, इस फोर्स को भी अगर हम यहाँ पर लेकर जाते, जैसे ये मान लो डायपोल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है या दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और दोनों फोर्सेस का इफेक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। बट इन दिस केस सिंस देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, देयरफॉर दे कैन नॉट वेनिसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इफेक्ट को है वो ये नष्ट नहीं कर सकते। ओके, देयरफॉर दिस कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो आप देखिए दिस कपल ऑफ फोर्सेस, ओके, दिस कपल ऑफ फोर्सेस try to rotate the dipole, okay, try to rotate the dipole and hence this couple of forces produces torque in this dipole। ये इसमें डायपोल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, तो देखिए अब टॉर्क की डेफिनेशन आपको पता ही है कि फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्सेज में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेज। एक ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ये फोर्स है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, BC होगी। क्या होगी, BC। ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने की साइड ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, 2a। तो ये BC कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। BC कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। टॉपिक हो चुका है ये बेटा। तो देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस q एट a एंड प्लस q एट b सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ab इक्वल टू 2a हैविंग डायपोल मोमेंट p इक्वल टू q इंटू 2a। इनका डायपोल मोमेंट इतना है। लेट दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है, QE एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। ओके, वेयर एज द फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू इज व्हाट, माइनस क्यू वेक्टर एंड दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। ठीक है, सो द डायपोल नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी व्हाट, जीरो। नेट फोर्स डायपोल पर कितना हो जाएगा, जीरो। QE वेक्टर प्लस और यहाँ पर माइनस क्यू वेक्टर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो है, सो वी कैन से दैट द डायपोल विल नॉट परफॉर्म द ट्रांसलेटरी मोशन और विल नॉट शो द ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये है कि एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो इट विल नॉट शो द ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ओके, एज द फोर्सेज आर इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल, एक कपल बनाता है। ये जो बल का जो जोड़ा है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस, और ये क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है on dipole। torque tau equal to force multiplied by perpendicular distance between the lines of action of both forces। so force कितना है F और दोनों के बीच की perpendicular distance कितनी है, इसके और इसके बीच की BC। ठीक है, और BC का वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया कितना, 2a sin थीटा। F का वैल्यू कितना है, QE, तो QE इंटू 2a sin थीटा। Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, तो टो इक्वल टू PE sin थीटा। और इन वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 11th में पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में कि A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा। तो ये AB साइन थीटा है, तो इसको A क्रॉस B यानी कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकता हूँ। तो इस टो की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ द टो वेक्टर विल बी व्हाट, विल बी गिवन बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम देते हैं इसकी डायरेक्शन, और इट विल बी द परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ द टो विल बी परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ द टो विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स P एंड E। जिसमें P और E होंगे, P और E से बने प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अभी बताते हैं आपको। देखो, ये मान लो P है और ये क्या है, E है। ठीक है ना, ये P है और ये E है। अब ये दोनों जो ये वाला जो मार्कर है, मार्कर पेन है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चौक किसके प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। परपेंडिकुलरली
perpendicular to the plane which contains P and E and it will be outward, or you can say perpendicular to the plane of the paper and outwards. ठीक है. The direction of tow vector is given by right-handed screw rule and is perpendicular to P vector and E vector that is perpendicular to the plane of paper and outwards. अब यहाँ पर 3 ये स्पेशल केसेस हैं. इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो 0 हो, तो अब यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है ना, ये किसके बीच में, P और E के बीच में है. ठीक है. अब यहाँ से इन 3 केसेस में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो क्या किस हिसाब से पूछा जाएगा कि राइट डाउन द स्टेट इन विच द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी स्टेबल, इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कहा जाता है. या राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट लिखनी है. तो बेटा देखो, अगर थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब ये डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. इस केस में दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कंप्लीट रूप से निरस्त कर देंगे. ठीक है ना, कैंसिल आउट कर देंगे, इनके इफेक्ट भी नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. सिंस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0, तो टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा से साइन थीटा 0 हो गया, तो टो 0 हो गया. तो इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं होगा. टॉर्क का मतलब इसको कोई भी वो रोटेशनल मोशन नहीं करवाएगा, तो वो इसमें क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये स्टेबल स्टेट में रहेगा. इस प्रकार से पड़ा रहेगा. ठीक है. व्हेन थीटा इक्वल टू 180, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 180 रहे, थीटा का वैल्यू 180 हो जाए. 180 कब होगा, जब ये पी वेक्टर, अब पी वेक्टर और ई के बीच में एंगल कितना है, थीटा. अब पी और ई के बीच में कितना है, 0. अब 90, अब कितना है, 180. कितना है, 180 है. तो 180 जब होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. यहाँ पर साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. इस केस में क्या होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि ये बी पॉइंट इधर आ गया और ए पॉइंट इधर आ गया, तो बी पॉइंट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ए पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा. तो दोनों फोर्स वापस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. लेकिन हम इस केस में इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं. बाकी हम इक्विलिब्रियम को ज़्यादा अच्छे से कब बता सकते हैं, जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करें. ठीक है ना. तो आगे के जो लेसन होंगे वहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को और देखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन व्हाट, इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात और करेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ. जब पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ा दी जाएगी तो ये हम डिस्कशन दोबारा से करेंगे इक्विलिब्रियम का, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का. सिमिलरली जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 हो, तो इसके ऊपर थीटा का अगर पी वेक्टर इस टाइप से हो, तो पी और ई के बीच में एंगल कितना है, 90 है. ठीक है ना. इनके बीच में कितना है एंगल, 90 है. तो 90 होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1, तो टो इक्वल टू पी इंटू टो मैक्सिमम इक्वल टू पी. ठीक है. तो इसमें इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा. ठीक है. अब इस केस में मैक्सिमम टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से घूमेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, अब आप ये सोच रहे हो कि सर जब ये वाली स्टेट आएगी रोटेशन में तो ये रुक जाएगा, टॉर्क नहीं होगा. ठीक है ना. आप ये सोच रहे हो कि टॉर्क नहीं होगा तो ये रुकेगा. तो ये देखो, इस कंडीशन में इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क है और टॉर्क की वजह से ये घुमा और अब एंगल क्या हो गया, 0 हो गया. 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया. लेकिन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल नॉट स्टॉप. यहाँ पर ये रुकेगा नहीं और ये आगे भी मोशन अपनी करेगा. ठीक है. वैसे हम ये अपनी बुक में दिया हुआ नहीं है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एग्जीक्यूट्स व्हाट, SHM. ये क्या करता है, SHM करता है. तो ये अभी यहाँ पर इस बुक में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इसी के साथ ये आपका लेसन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और सेकंड चैप्टर जो हमारा है गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है ना. ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप
इसके जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल हैं वो घर पर आपके लिए होमवर्क ही है कि आप उन्हें खुद से प्रयास करें, ठीक है। और आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें हम ये प्रॉब्लम्स भी साथ में लेते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और नोट्स आपको बोर्ड से ही लिखने हैं, बोर्ड के ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, यहीं से आपको नोट्स अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। तो फर्स्ट लेसन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।